हेलो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एडिशन कंपाउंड, डबल साल्ट, ये सब पढ़े थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्नर थ्योरी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डबल आपको एडिशन कंपाउंड पढ़ाया। एडिशन कंपाउंड में क्या पढ़े थे? वो कंपाउंड जो कि फिक्स रेशियो में बनते हैं। किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। किसका क्रिस्टलाइजेशन? दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड का। कंपाउंड दैट आर मेड बाई टू और मोर स्टेबल कंपाउंड बाई क्रिस्टलाइजेशन इन ए फिक्स स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं बच्चों, एक डबल साल्ट और एक आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें पढ़ना है वर्नर थ्योरी। उसका रीजन क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम तब जान पाएंगे जब सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जान पाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं प्राइमरी वैलेंसी से, कोऑर्डिनेशन नंबर हम जानते हैं सेकेंडरी वैलेंसी से। तो ये आते कहां से हैं? क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, उनका काम क्या है? वही वर्नर का एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने किया क्या, पहले मैं बोल देता हूं फिर मैं लिख दूंगा। वर्नर ने क्या किया? कोबाल्ट क्लोराइड लिया, अमोनिया लिया और एक्सेस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया। उसके बाद एक सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाया, उन्हीं को हमें पढ़ना है, वही है वर्नर कंपाउंड। तो मैं लिख देता हूं, वर्नर मेड अ सीरीज ऑफ कंपाउंड by using cobalt chloride, ammonia and excess cold solution of सिल्वर नाइट्रेट। ये है आपकी वर्नर थ्योरी। दिस इज योर वर्नर थ्योरी। ठीक, वर्नर थ्योरी में इतनी चीजें थी, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम शुरू किए हैं केवल। तो बेटा उन्होंने क्या क्या लिया, उनका एपरेटस क्या था? कोबाल्ट क्लोराइड, अमोनिया, एक्सेस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इन पर हमें ध्यान देना है। इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिनसे हमें समझ में आएगा कि वर्नर ने ऐसा किया क्यों। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड लिया 6 मोल अमोनिया के साथ, पहले दोनों का रिएक्शन करा दीजिए। क्या मिला? कोबाल्ट क्लोराइड 6 मोल अमोनिया। ये था बेटा उनका कंपाउंड। अब उन्होंने AgNO3 को पास कराया, जरा देखिएगा। जब इसी से उन्होंने कोल्ड सोल्यूशन ऑफ AgNO3 को पास कराया, ठीक है, तो उन्हें क्या मिला? 2 मोल AgCl, सॉरी 3 मोल AgCl, 3 मोल AgCl मिला। और उन्होंने ये भी देखा, ये जो आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ना, इसका कलर है येलो। क्या कलर है बच्चों? येलो, येलो कलर का है, येलो कलर है ये, देख लीजिए। अच्छा, ताज्जुब हो रहा है ना कि ये 3 मोल AgCl मिला, कारण क्या है? Ag प्लस Cl माइनस से रिएक्ट किया, AgCl बना लिया। तो वो तो हम जान ही रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि Ag प्लस होगा, Cl माइनस से रिएक्ट करेगा और AgCl बना लेगा। ये एक्सेस में है, ये भी हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फार्मूला क्या आया? उन्होंने इसका फार्मूला बनाया कुछ ऐसा, जरा देखिएगा। CO अमोनिया का होल 6 इंटू Cl3, ये आया फार्मूला, ये आया इसका फार्मूला। क्या आया बेटा? कोबाल्ट 6 मोल अमोनिया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, Cl3 बाहर है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको बताया गया है, पानी में डिजॉल्व कर दीजिए। पानी में डिजॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे ही पानी में डिजॉल्व करेंगे एक्वा सोल्यूशन में, आपको कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3 प्लस, ये हो गया बाहर, प्लस 3Cl माइनस, ये हो गया सेपरेट, ये अलग, दोनों अलग हो गए। ये काउंटर आयन है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं जब इसका बताऊंगा ना पूरा स्ट्रक्चर तो समझाऊंगा। ये काउंटर आयन होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, पानी में डिजॉल्व किया, ये अलग और ये अलग, यानी इस स्फीयर से ये अलग है,
इसीलिए AgNO3 के साथ इसने AgCl बना दिया। इस स्फीयर से इसके इंटरेक्शन से ये अलग है, इसीलिए इसने AgCl बना दिया। ये पूरा जब पानी में डिजॉल्व किए तो हमें एविडेंस मिल गया। हमने एविडेंस कब पाया? जब हमने पानी में इसको डिजॉल्व किया। ठीक, ये येलो कलर का कंपाउंड था। अब हम दूसरा कंपाउंड लेने जा रहे हैं, कंपाउंड यही है, कंपाउंड यही है, लेकिन अब हम लेने जा रहे हैं पर्पल कलर का एक कंपाउंड। देखिए YPG, येलो पर्पल ग्रीन। पहले येलो लिए, फिर पर्पल लेंगे, फिर ग्रीन लेंगे। YPG, YPG। अच्छा, अगर हमने फिर से लिया COCl3 इंटू 6 मोल अमोनिया, आपकी कलर है इसका पर्पल। ठीक, फिर से पानी में डिजॉल्व किए, फिर से इसको नहीं, पहले इसमें AgNO3 पास करा लीजिए। तो बच्चों हमें क्या मिला? पिछली बार 3 मोल मिला था AgCl, इस बार ताज्जुब की बात है 3 नहीं 2 मोल मिलेगा। इस बार पिछली बार जैसा फार्मूला तो इस बार भी लिखा है, वही फार्मूला लिखा है, तो वो 3 क्या है, ये 2 क्यों है? तो बाद में पता चला कि इसका रियल फार्मूला ऐसा है, ये हो गया Cl ये है। जब पानी में डिजॉल्व करेंगे बच्चों तब क्या मिलेगा? पानी में डिजॉल्व करने पे क्या मिलेगा? Cl अलग, 2+2Cl-। नंबर ऑफ आयन कितने मिले हमें? 2 ये मिला, 1 ये मिला, 3 मिले। तो इस बार हमारा फार्मूला ऐसा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Cl भी आ गया है और 1 अमोनिया कम हो गया है। पिछली बार 6 अमोनिया थे, इस बार 1 अमोनिया कम हो गया। समझ में आ रहा है? इस बार 1 अमोनिया हमारा कम हो गया है। तो ये आ गया आपका एक्वस सोल्यूशन में 2+2Cl-। ये है। कलर क्या है बच्चों? पर्पल। अब ग्रीन लेते हैं, अब ग्रीन लेंगे YPG, येलो पर्पल ग्रीन। YPG, कोबाल्ट, सॉरी COCl3 6 मोल अमोनिया आ गया। पानी में डिजॉल्व, इसको हमने फिर से AgNO3 में डिजॉल्व किया। ये क्या है? ग्रीन है। आपकी क्या मिला? पता चला आपकी हमें 1 मोल AgCl का मिला। क्या मिला बच्चों? 1 मोल मिला AgCl का। इसका फार्मूला क्या होगा? कोबाल्ट अमोनिया का होल 4, ठीक, उसके बाद Cl2, ये हो गया। तो और हाँ यही फार्मूला, ठीक, यही फार्मूला है। यहां पे Cl लगा दीजिए। जब इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या पाएंगे? वाटर में डिजॉल्व करने पे क्या पाएंगे? Cl2 प्लस प्लस Cl-। नंबर ऑफ आयन कितना आएगा? 2। और एक सवाल है बच्चा, हर बार आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, ऐसे ही 3 कंपाउंड आपको दे दिए, कह बताओ कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? इन 3 कंपाउंड में किसकी, मैं भी लिखता हूं, किस कंपाउंड की कंडक्टिविटी ज्यादा है? चलिए उस सवाल को भी एक बार देख लेते हैं। इसको रफ कीजिए। YPG, येलो पर्पल ग्रीन, 3 मोल AgCl, 2 मोल और 1 मोल। तो हमारे सामने पहला कंपाउंड है ये CO अमोनिया का होल 6 Cl3, ये है येलो। दूसरा CO अमोनिया का होल 5 Cl2, ये रहा पर्पल। CO अमोनिया का होल 4, उसके बाद Cl2Cl, ये रहा ग्रीन। येलो पर्पल ग्रीन। अब आपसे पूछा जाएगा किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है और क्यों? विच हैज 1 2 3, विच हैज मोस्ट कंडक्टिविटी
इन एक्वा सॉल्यूशन एंड वाई, इन तीनों में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है एक्वा सॉल्यूशन में, और ज्यादा है तो क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे। बच्चों देखो, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो या तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है या तो ड्यू टू आयन होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कंडक्टिविटी दो तरह की है, या तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या तो ड्यू टू आयन। ठीक, यहां पे ड्यू टू आयंस कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। अब आयन निकालना तो आप जानते हो, पानी में डिजॉल्व कर दो, यहां से 3Cl- मिलेंगे, 3 और 1 4 आयन मिलेंगे, यहां से 2 और 1 3 आयन मिलेंगे, यहां से 1 और 1 2 आयन मिलेंगे, तो 4 3 2 नंबर ऑफ आयन होंगे जब आप इन्हें पानी में डिजॉल्व करोगे। ये तो मैंने अभी लिखा ही था। तो इनका कंडक्टिविटी क्या होगा, पहले ए, फिर बी, फिर सी। ए के पास कितने आयन हैं 4, बी के पास कितने आयन है 3, सी के पास कितने आयन है 2, 4 3 2 4 3 2। जिसके पास जितने नंबर ऑफ आयन उसके पास उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इन एक्वा सोल्यूशन। क्योंकि क्या होते हैं बेटा, आयन सी तो कैरियर ऑफ करंट होते हैं। करंट को सोल्यूशन में एक जगह से दूसरे जगह पे कौन लेके जाएगा, आयन ही लेके जाएंगे, या तो आयन या तो इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे उतने ज्यादा फिर कंडक्टेंस भी होगा। यही है बेटा, येलो पर्पल ग्रीन YPG। तो वर्नर का ये तो एक्सपेरिमेंट था, वर्नर का ये एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन निकाला जाता है। तो कंक्लूजन क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट तो आपने देख लिया, अब कंक्लूजन भी देख लो। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, अपोस्ट्रोफी एस भी तो लगाना होता है। तो कंक्लूजन पे हम आएंगे, वर्नर्स थ्योरी का कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो इनके कंक्लूजन से इन्होंने क्या खोजा, चलिए मैं एक कंपाउंड लिखता हूं। इन्होंने पहली चीज बताई, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने बताया सेकेंडरी वैलेंसी। तो क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी और क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी इससे आती है। प्राइमरी वैलेंसी कहां से आती है, डिराइव होती है उस आयन से जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। हम उसकी बात करेंगे पहले, उस आयन की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आउटसाइड है। पहला प्राइमरी वैलेंसी, ये होती है आयोनाइजेबल, जो पानी में जाते ही आयोनाइज हो जाती है। इट इज आयोनाइजेबल। दूसरा, इट इज नॉन डायरेक्शनल। और लास्ट, यही मेन बात। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल क्यों बोला, हर चीज का तो एक कारण होता है। आयनिक कंपाउंड आप पढ़े हैं ना, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड तो नॉन डायरेक्शनल होता है, हर डायरेक्शन से बराबर बॉन्डिंग करेगा। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या, हर डायरेक्शन से उसकी बॉन्डिंग बराबर होगी। डायरेक्शनल का मतलब किसी एक डायरेक्शन में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है, किसी एक डायरेक्शन में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू अदर। इट इज नॉन डायरेक्शनल। लास्ट, और ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का लीजिए या सेंट्रल मेटल आयन का लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटम।
अच्छा, एटम और आयन कब कहेंगे? जब एटम पर कोई चार्ज नहीं है तब उसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और जब एटम पे चार्ज आ जाएगा तो उसको हम सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। अब आपको फैक्ट बताएं तो ये यहां क्या कहा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम की आयन, वैसे ये आयन कहा जाएगा क्योंकि इसमें चार्ज है, और चार्ज निकालना हम सीखेंगे। चार्ज है +3, वो हम सीखेंगे बाद में। ये सेंट्रल मेटल आयन है। तो आपने एटम लिख दिया तो कुछ गलत नहीं कर दिया, वैसे ज्यादा स्पेसिफिक हम कहें तो सेंट्रल मेटल आयन है, क्योंकि एटम पे चार्ज आ जाए तो वो आयन हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी बी, सॉरी ए यहां पे, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। दूसरा, इट इज डायरेक्शनल। अच्छा, नॉन आयोनाइजेबल क्यों बोला? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी डिराइव होती है उस एटम से जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से इनसाइड है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, उससे डिराइव होती है सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एटम या मॉलिक्यूल दैट इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस ब्रैकेट के जो अंदर है उससे आती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, ये होती है नॉन आयोनाइजेबल, आप देख ही चुके हैं पानी में डिजॉल्व करके। ये अलग होगा लेकिन ये आपस में साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। डायरेक्शनल है, बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है। कौन सी बॉन्डिंग हुई है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्डिंग। मैं अभी बताता हूं क्या होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को कहते हैं डेटिव बॉन्ड, हम आपको अभी बताते हैं। तो ये है डायरेक्शनल। और तीसरा, सेकेंडरी वैलेंसी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, CMA। ठीक, तो क्या होता है, अब देखिए कई चीजें जरा दिक्कत करेंगी। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, ये होता क्या है? तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अभी भी मैं बता रहा हूं, आप वर्नर थ्योरी ही पढ़ रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट हमने कराया, एक्सपेरिमेंट उसी का कंक्लूजन पढ़ रहे हो। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये उसी का कंक्लूजन है, ये कुछ और नहीं है, उसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। तो अब आप आ गए हो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। तो दोनों चीजें हमें करके दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो पहले बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अच्छा, पहले बच्चों एक गलत डेफिनेशन में लिख रहा हूं, मैंने पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखा था, एक रॉन्ग डेफिनेशन में यहां लिखने जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि सही चीज क्या है। नंबर ऑफ लिगैंड that are attached by सेंट्रल मेटल एटम, या उसी को कह लो सेंट्रल मेटल आयन, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो ये तो था बेटा कि एक सेंट्रल मेटल आइटम से जितने लिगैंड अटैच हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। बच्चों ये डेफिनेशन पुरानी वाली एनसीईआरटी में थी, गलत है, ये डेफिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको प्रूव करता हूं, रुकिए। अगर मैं यहां ये लिख दूं Fe, या मैं ऐसे CO अमोनिया का होल 6, तो सेंट्रल मेटल एटम है, कितने लिगैंड इससे जो है अटैच हैं, कितने लिगैंड इससे अच्छा, ये लिगैंड क्या होते हैं? अब लिगैंड पे भी मैं आता हूं, लिगैंड भी बताना पड़ेगा क्यों क्या होते हैं लिगैंड। तो कितने लिगैंड इससे अटैच हैं, ठीक है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कितने लिगैंड अटैच हैं? 6 लिगैंड अटैच हैं।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ऑफ कोबाल्ट क्या होगा 6। चलिए हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, ठीक है। अब अगला हम देखिए कोबाल्ट En का होल थाइस 2+। हमसे कोई पूछेगा कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जरा बताओ, क्या बताओगे? डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ लिगेंड, तो यहां कितने लिगेंड हैं 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही होगा ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 3 नहीं होता, 6 होता है। डेफिनेशन के हिसाब से 3 ही होता है, लेकिन एक्चुअली 6 होता है। इसका मतलब डेफिनेशन गलत है कहीं ना कहीं, तो ये डेफिनेशन को हम कट कर रहे हैं, डेफिनेशन गलत है। यहां पे 3 नहीं होगा बच्चों, 6 होगा, 6। तो डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमारी गलत है। तो सही डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन में बताऊं, द नंबर ऑफ, ठीक, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगैंड से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड से मतलब है। समझ में आया? तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द नंबर ऑफ lone pair of electron donated by ligand to central metal atom या central metal ion is called coordination number of central metal atom या central metal ion। number of lone pair of electron donated by ligand to central metal atom is called coordination number of CMA। उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जरा समझो बात को, ठीक। कोबाल्ट En का होल थ्राइस 2+। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है इसको समझने के लिए, लेकिन मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है। सब एक साथ नहीं बता देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ईएन का एक ईएन 2 लोन पेयर डोनेट करता है। ईएन के पास 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन एक एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, उसे ही कहा जाता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोबाल्ट 2+ का होगा बेटा 6, ठीक। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर की रियल डेफिनेशन है। नंबर ऑफ लिगैंड अटैच वो रॉन्ग डेफिनेशन है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड टू सीएमए सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए। अब सवाल उठता है सर ये लिगैंड क्या होता है, लिगैंड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, डेटिव बॉन्ड क्या है, वही अब हमें पढ़ना है। लिगैंड, लिगैंड क्या होते हैं बच्चों? द स्पीसीज दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगैंड। एक स्पीसीज होता है लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक स्पीसीज होता है सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब जरा समझिए मेरी बात को, थोड़ा डिटेल में आइए। लिगैंड उसका ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, ठीक। सेंट्रल मेटल एटम तब तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना जब उसका ऑर्बिटल इंप्टी होगा, जब उसके पास खाली जगह है ही नहीं तब इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो लिगैंड है, इसका मतलब लिगैंड क्या हुआ? लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी सेंट्रल मेटल एटम क्या हुआ? लेविस एसिड। यही हुआ ना।
लिगैंड, इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर लेविस बेस, सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर लेविस एसिड। यानी इस बार हमको किसका ऑर्बिटल खाली है, किसका ऑर्बिटल भरा हुआ है, किसके पास डी ऑर्बिटल होता है, किसके पास पी ऑर्बिटल होता है, किसके पास डी नहीं होता, सारी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोलूं BF3 या BS3, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बोरान का एक पी ऑर्बिटल खाली होता है, वही इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इसीलिए वो लेविस एसिड है। ये नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो ये है लिगैंड, लेविस बेस, ये है सेंट्रल मेटल एटम, लेविस एसिड। ये कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। ये है आपके लिगैंड की डेफिनेशन। अब लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी का नाम दिया जाता है बेटा डेटिव बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन ए के पास है, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास है, दोनों के ऑर्बिटल पार्शियल ओवरलैप कर गए और कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास हैं, बी का ऑर्बिटल खाली है, दोनों का ओवरलैपिंग हो गया। जरा देख लीजिए, ये ए है, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। ये बी है, इसका ऑर्बिटल खाली है, फील्ड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल या इम्पटी ऑर्बिटल। दोनों क्या किए? कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए से इलेक्ट्रॉन बी तक जा रहा है तो रिप्रेजेंटेशन होगा ए से बी तक, बन गया। ये एरो ना लगाना चाहो तब क्या करोगे? दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करो। कैसे? ए पी, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बन गया। ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसका ऑर्बिटल फुलफिल्ड था, इसका ऑर्बिटल खाली था। अब जरा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, ये ए है, बी है, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन होता है ए से बी। ये आ गया बेटा आपका, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका रिप्रेजेंटेशन हमें बता रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है। हमको कैसे मालूम चला? जब हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। अच्छा देखिए, बनने का तरीका अलग अलग है ना, इसका ऑर्बिटल देखिए, इसका ऑर्बिटल देखिए, अलग अलग तरीका है बनने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन जब एक बार बॉन्ड बन गया, इसको देखिए और इसको देखिए, आप अंतर कर पाएंगे कौन कोवेलेंट है और कौन कोऑर्डिनेट है? बॉन्ड बनने का मैकेनिज्म भले अलग अलग है, बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन भले अलग अलग है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद आप नहीं बता सकते कि कौन कोवेलेंट है और कौन कोऑर्डिनेट है। देख लीजिए, दोनों का बॉन्ड एक ही जैसा लग रहा है, ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर एक ही जैसी है। इसका ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर देखिए, इसके ऑर्बिटल ओवरलैप की पिक्चर देखिए, बोथ आर सेम। लेकिन अंतर कहां है? डिफरेंस है कहां पे? इनके ओवरलैपिंग में और इनके बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल वर्सेस, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। ऑर्बिटल ओवरलैप डिफरेंट,
एक के पास क्या होता है बेटा, देखिए पार्शियल ओवरलैपिंग तो दोनों में होगी, लेकिन एक में दोनों, एक ऑर्बिटल फिल्ड है, एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, और दूसरे में दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है ना। सेकंड, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। थर्ड, थर्ड क्या है, इन बोथ बॉन्डिंग, इन बोथ बॉन्डिंग, ठीक, ऑर्बिटल ओवरलैप पार्शियली। लास्ट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर सेम इन बोथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा। ठीक है, तो बच्चों अब कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे खत्म करता हूं, दो चार क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आप प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जान लें, उसके बाद फर्दर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं रफ कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना है। पे आते हैं कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन। अमोनिया का 6Cl3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि लिगैंड पर चार्ज कितना है, इस लिगैंड पे चार्ज कितना है, यह हमें पता चल जाए फिर प्रॉब्लम नहीं है। अमोनिया बच्चों न्यूट्रल है, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल, उसका चार्ज हो गया 0, और ये तो अलग हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अमोनिया का होल 6, ये अलग हो गया तो यहां 3+ बच गया। इसी का हमें निकालना है, तो कोबाल्ट को X मान लीजिए, 6 × 0, टोटल चार्ज है +3, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना आएगा, +3। लिखा ऐसे जाता है, पहले 3 फिर प्लस, कोबाल्ट 3+, तो ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक, यहां तक आ गए। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्राइमरी वैलेंसी यहां 3 है, प्राइमरी वैलेंसी कितना है यहां, प्राइमरी वैलेंसी यहां कितना है, 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6 है। क्योंकि एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 अमोनिया 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, प्राइमरी वैलेंसी 3। एक और करके दिखा दें, K4FeCN6, तो K4 क्या है, काउंटर आयन है, मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो K4 4K+ अलग हो गया, तो 4- यहां मिलेगा, FeCN6 4- मिल गया। इसको X मान लो, 6 × -1, हाँ Cn एक लिगैंड है, उस पर चार्ज है -1, ये हमें पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाएगा। 6 × -1 इज इक्वल टू -4, x -6, तो ये इस तरफ जाएगा +2। आयरन पे चार्ज कितना है, 2+, और आप जानते हैं कि जब आयरन 2+ होता है तो हम उसे कहते हैं फेरस, आयरन 3+ होता है तो उसे कहते हैं फेरिक ना। इसको मैं यहां साइड में लिख दूं, आयरन 2+ क्या है, फेरस, आयरन 3+ क्या है, फेरिक, फेरस और फेरिक, यह है फेरस, सेंट्रल मेटल आयन। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल मिलेंगे, कल बातचीत करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ और चीजें बताएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बताएंगे क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।